हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सब चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, इसलिए हर एक वीडियो के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1940 के दशक में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो वो प्रक्रिया किसके कह रहे, वह प्रक्रिया वह कारण जिसके द्वारा भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था ये 1940 के दशक में वह प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो यह शुरू की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग की ही देन है जो भारत पाकिस्तान का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। और मुस्लिम लीग की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र, इंडिया और पाकिस्तान की जो अलग अलग राष्ट्र की बात थी ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यह प्रस्तुत की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग की बात देखिए अगेन आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया था। तो याद रखिएगा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का जो निर्धारण किया गया था ये धर्म के आधार पर किया गया। धर्म की देखिए बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो याद रखिएगा भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत किया गया था। अब माउंट बेटन प्लान की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत का विभाजन माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत किया गया था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण थे। तो जो भारत का जो विभाजन हुआ था उसके जो मुख्य कारण थे वो क्या थे। तो याद रखिएगा पहला जो कारण था द्विराष्ट्र सिद्धांत कि दो राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं का अलग मुस्लिमों का अलग, ये एक कारण था। और दूसरा क्या था, राजनीतिक बदलाव को प्रमुखता देना। तो ये भी राजनीति का जो बदलाव था यह भी एक प्रमुख कारण था। और तीसरा क्या था, सांप्रदायिक दंगे, ये भी एक कारण था जो भारत का विभाजन हुआ। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत विभाजन के जो उत्तरदायी कारण थे उसमें पहला था द्विराष्ट्र का सिद्धांत कि दो राष्ट्र होने चाहिए जो मांग की गई थी, पहला ये था। दूसरा था राजनीतिक बदलाव की प्रमुखता और तीसरा था सांप्रदायिक दंगे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के अधीन किसके अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बाहुल्य संघ थे। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के अधीन किनके अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। तो याद रखिएगा वह क्षेत्र जो था पंजाब भी था और बंगाल भी था। तो ब्रिटिश भारत के अधीन याद रखिएगा पंजाब और बंगाल के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी वह था नागपुर। और नागपुर अधिवेशन और नागपुर की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर आ गया है हमारा ए में ही, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है तो कौन सा है। तो याद रखिएगा वर्ष 1952 में भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से जो पारित हुआ था यह पारित हुआ था वर्ष 1956 में। देखिए 1956 के बाद कहाँ की गई, ये की गई ऑप्शन नंबर बी में वर्ष 1956 में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से 1956 में पारित हुआ था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस रजवाड़े के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। तो याद रखिएगा सबसे पहले जिस रजवाड़े के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की जो घोषणा की थी वह थे
त्रावणकोर के रजवाड़े के राजा। और त्रावणकोर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम त्रावणकोर रजवाड़े के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कहाँ की सियासत सबसे अमीर थी। देखिए ऑप्शन क्या है, मणिपुर ऑप्शन बी में है, कश्मीर ऑप्शन सी में, हैदराबाद ऑप्शन डी में है, त्रावणकोर। तो याद रखिएगा इन चारों की बात करें जहाँ की रियासत सबसे अमीर मानी जाती थी या सबसे ज़्यादा थी, वह था आपका हैदराबाद। और हैदराबाद की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू जी ने देखिए 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता है। तो फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू जी ने 14 से 15 अगस्त जो 14 और 15 अगस्त को जो 1947 के मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा वह जाना जाता है, पहला जाना जाता है भाग्यवधु से चिर प्रशिक्षित भेंट, और दूसरा ये जाना जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये दोनों नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, बी और सी दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि दोनों ही नाम से जाने जाते हैं। पहला क्या है, भाग्यवधु से चिर प्रशिक्षित भेंट, और दूसरा क्या है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद भारत के समक्ष मुख्यतः कौन सी चुनौतियां थीं। तो याद रखिएगा आज़ाद भारत के सामने जो मुख्य चुनौतियां थीं, पहला तो ये था एकता बनाए रखना, सबके बीच में एकता बनाए रखना, ये भी प्रमुख चुनौती थी उस समय। और दूसरा था लोकतंत्र कायम रखना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और तीसरा था संपूर्ण समाज का विकास करना, ये भी एक चुनौती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, ये सभी ही चुनौतियाँ थी आज़ाद भारत के सामने, ये तीनों ही प्रकार की समस्याएँ थी। पहला ये था कि आपस में एकता बनाए रखना, ये बड़ी समस्या थी। और दूसरा क्या था, लोकतंत्र कायम रखना, ये भी बड़ी समस्या थी उस समय। और संपूर्ण समाज का विकास करना, ये भी क्या थी, चुनौती थी। तो ये तीनों ही प्रकार की चुनौतियां सामने थी हमारे भारत समाज की, ठीक, हमारे भारत सरकार के सामने। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिए द्विराष्ट्र, दो राष्ट्र होंगे भारत, एक पाकिस्तान एक इंडिया के रूप में, ये जो मांग की गई थी इसका किसने विरोध किया था। तो याद रखिएगा इस बात का जो विरोध किया गया था ये कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तुम्हारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध किया गया था वो कांग्रेस के द्वारा किया गया था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा किस वर्ष किए गए उपवास का लोगों पर प्रभाव पड़ा। तो याद रखिए गांधी जी द्वारा जो एक किए गए उपवास का जो लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वह वर्ष था आपका 1948। और 1948 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो याद रखिएगा जिस वर्ष महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या उनकी कर दी गई थी वह था आपका 30 जनवरी 1948। और 30 जनवरी 1948 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन राज्यों का बंटवारा जो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। तो याद रखिएगा वह राज्य जो बंटवारे के बाद जो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई थी वह था पंजाब और बंगाल। और पंजाब और बंगाल की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पंजाब और बंगाल के बंटवारे के बाद, मतलब बंटवारा जब हो गया था विभाजन होने के बाद, तो याद रखिएगा पंजाब और बंगाल राज्यों का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई थी। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1953, मतलब 1953 को। और 1953 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1953 को की गई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी।
तो याद रखिएगा वह गांधीवादी नेता जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी वो थे पोटी श्री रामालुलु। तो पोटी श्री रामालुलु की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जिन राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन किया गया था उनकी जो संख्या थी 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की गठन का किया गया था उस समय, ये आपको याद रखना है। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य कब बनाए गए थे। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य जो बनाए गए थे ये बनाए गए थे 1960 में, और वर्ष 1960 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर आपका ये आया है बी में, तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में गुजरात राज्य जो बनाए गए थे वर्ष 1960 में बनाए गए थे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को कब पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करें, पंजाब नहीं पंजाबी है, कह रहे हैं पंजाबी भाषा, सॉरी यहाँ पंजाबी भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को कब पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिए ये जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1966 में, और 1966 की बात देखिए आया है ये ऑप्शन नंबर सी देखिए जो सेकंड नंबर पे है, तो हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पंजाबी भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को 1966 में पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय को असम से अलग करके किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा मेघालय को असम से अलग करके जिस वर्ष राज्य का दर्जा उसे दिया गया वह वर्ष है आपको वर्ष 1972। वर्ष 1972 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मेघालय को असम से अलग करके वर्ष 1972 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम तो कह रहा है क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम जो है कब राज्य बने। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम हैं ये जो राज्य बने थे यह बने थे वर्ष 1987 को, और वर्ष देखिए 1987 मतलब 1987 की बात देखिए कहाँ की गई, ये है ऑप्शन नंबर हमारा ये बी में आया है 1987, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम जो राज्य बने थे ये वर्ष 1987 को बने थे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व आए थे। तो याद रखिएगा जिस वर्ष उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है एक नए राज्य के रूप में आए थे वह वर्ष था आपका वर्ष 2000, और वर्ष 2000 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा भारत में जो रजवाड़ों की जो संख्या थी वह थी 365, और 365 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में रजवाड़ों की जो संख्या थी वो 365 थी। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रियासत के राजा या शासक को निजाम कहा जाता था। तो याद रखिएगा हैदराबाद के शासक या फिर राजा को निजाम कहा जाता था, और हैदरा की बात देखिए है ऑप्शन नंबर आया है बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि हैदराबाद रियासत के राजा या शासक को निजाम कहा जाता था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से था। तो याद रखिएगा महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध मणिपुर से था, और मणिपुर देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में, और मे भी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया था वह राज्य कौन सा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए।
भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया था, वह याद रखिएगा राज्य है मणिपुर। और मणिपुर देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करें, हिंदी में टाइप करिए आप गुरुकुल, हिंदी में आपको लिखना है गुरुकुल, और इंग्लिश में टाइप करना है क्या, क्लास, जैसा चैनल का नाम है आपका यूट्यूब पर, इसी तरह सेम टू सेम नाम आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ सारी वीडियोस 1 बाय 1 आपको मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए आज की क्या करते हैं, इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।